जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण के केस के बारे में। वैसे तो काफी सारे लोग इस कानून के बारे में जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते या फिर जिन लोगों के मन में सवाल होता है कि मेंटेनेंस कितना लगेगा, अगर मेंटेनेंस ना दो तो इसमें क्या सजा होती है, कितनी सजा होती है, इन सभी चीजों की क्लियरेंस आज की इस वीडियो में मैं करूंगा और ए टू जेड सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह मेंटेनेंस के केस की शुरुआत होती है और किस तरह मेंटेनेंस के केस का अंत होता है। एक एक चीज पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जान लो कि ये मेंटेनेंस का केस आखिर है क्या। देखो, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाल देता है, तो उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर केस दर्ज करवाती है मेंटेनेंस का। अगर कोई छोटा बच्चा है, उसे भी हस्बैंड ने निकाल दिया है, तो बच्चे की तरफ से भी मेंटेनेंस का केस होता है। बूढ़े माँ बाप है, उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है, तो बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा सकते हैं। मतलब कुल मिला के छोटे बच्चे, पत्नी और बुजुर्ग माता पिता के लिए ये कानून बनाया गया है। लेकिन आज के समय में इस कानून का वैसे बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। ज्यादातर वाइफ अपने हस्बैंड से पैसा लूटने के लिए इस कानून का मिसयूज कर रही है। और ये कानून इस लेवल पर मिसयूज किया जा रहा है कि हर कोई अब इस कानून से परेशान हो चुका है। देखो दोस्तों, ये कानून बनाया इसलिए गया था ताकि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना भरण पोषण खुद नहीं कर सकता, किसी के ऊपर डिपेंडेड है, तो वो उससे अपना भरण पोषण ले सके, अगर वो व्यक्ति उसकी भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। लेकिन आज के समय में आप लोगों को पता ही है कि क्या हो रहा है, किस तरह इस कानून का मिसयूज किया जा रहा है। तो वाइफ्स की तरफ से अगर मैं बात करूं, तो आजकल वाइफ्स क्या कर रही है कि अपने हस्बैंड के ऊपर भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करवा देती है। वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाती है, या फिर किसी और के साथ उसके नाजायज संबंध होते हैं, वो पकड़ी जाती है, उसके बावजूद भी भरण पोषण का मुकदमा अपने पति के ऊपर दर्ज करवा देती है। अगर कोई छोटा बच्चा होता है, तो उसे भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है और अपने हस्बैंड के ऊपर भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करवा के बच्चे का भी भरण पोषण लेती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक क्लियर चीज बता दूं, कानून में ये चीज है, इस चीज का प्रावधान है कि भरण पोषण ऐसी पत्नी को नहीं मिलेगा जो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हो या फिर जिसके किसी और पुरुष के साथ नाजायज संबंध हो। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स के भी कुछ ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने ये चीज बोली है कि पढ़ी लिखी पत्नी या फिर ऐसी महिला जो सही है, जिसके हाथ पैर बिल्कुल काम कर सकती है, अपने लिए कमा सकती है, ऐसी पत्नी भरण पोषण लेने की हकदार नहीं है अपने पति से। तो इस तरीके की भी कुछ गाइडलाइंस आई है। पर कहानी ये है कि इन सब चीजों को कोर्ट में पहले प्रूफ करना पड़ता है।
उसके बाद जाके कहीं भरण पोषण बंद होता है। तो आप लोग जान लो कि ये भरण पोषण लगता कैसे है, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा भरण पोषण ना देने पर क्या सजा का प्रावधान इसमें होता है। देखो, जब आपकी वाइफ आपके ऊपर भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करवाती है, तो उसके बाद एकदम से ही मेंटेनेंस नहीं लग जाता। सबसे पहले इंटरिम मेंटेनेंस की प्रक्रिया होती है। इंटरिम मेंटेनेंस लगाया जाता है जो कि आपको देना पड़ता है। अब फाइनल भरण पोषण का क्या प्रावधान है, वो ये है कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक गाइडलाइंस जारी की गई थी, रजनीश वर्सेस नेहा के नाम से। पहले क्या होता था 2020 से पहले, कि वाइफ ने जो भी मेंटेनेंस मांगा, जितना भी मांगा, कोर्ट मुंह उठा के लगा देती थी, और इसी चीज का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाया जा रहा था। इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी रजनीश वर्सेस नेहा वाले जजमेंट में, जिसमें यह कहा गया कि अब पहले पति और पत्नी दोनों को अपना इनकम एफिडेविट देना पड़ेगा। दोनों को ही बताना पड़ेगा कि वो कितना कमाते हैं, उनके बैंक अकाउंट में कितनी सैलरी आती है, या वो कैश लेते हैं तो कितना लेते हैं, सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या उनकी महीने की इनकम है, क्या एनुअल इनकम है। उसके साथ साथ जो वो आईटीआर फाइल करते हैं उसकी डिटेल्स, अगर नहीं करते तो उसमें लिख देते कि नहीं करते। और 3 साल तक का कम से कम अपना बैंक का रिकॉर्ड, अपने अकाउंट का रिकॉर्ड, 3 साल तक की स्टेटमेंट, क्या कमाया, क्या खाया, कमाई के साथ साथ जो महीने की इनकम होती है उसमें से कितने उनके खर्चे होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर होती है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे हस्बैंड मान लो अपना इनकम एफिडेविट देता है, तो उसे बताना पड़ेगा कि उसकी सैलरी कितनी है, उस सैलरी में से ऑन हैंड उसके हाथ में कितनी आती है, उसमें से कितना उसका खर्चा अपना होता है महीने का, अगर वो रेंट पर रह रहा है तो रेंट कितना जाता है, अगर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, जैसे उसके बुजुर्ग माता पिता है, उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्रीटमेंट का खर्चा कितना होता है, अगर हस्बैंड का कोई लोन चल रहा है तो उसे वो भी चीज उसमें शो करनी होती है कि कितना लोन है, कोई पॉलिसी ले रखी है तो उस पॉलिसी की जो है किस्त कितनी जाती है वो उसे शो करनी पड़ती है। मतलब सब कुछ हस्बैंड को शो करना पड़ता है, और यही सब सेम चीजें वाइफ को भी शो करनी पड़ती है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस गाइडलाइंस में ये कहा कि इस इनकम एफिडेविट, जिसे हम कानूनी भाषा में लाइबिलिटी एफिडेविट भी कहते हैं, इसमें ये सब चीजें पति और पत्नी दोनों को बतानी पड़ेगी, उसके हिसाब से मेंटेनेंस लगाया जाएगा। मतलब अब हस्बैंड को पहले सारा कुछ बताना पड़ेगा, वो कितना कमाता है और उसमें से उसका खर्चा कितना होता है और उसके पास बचता क्या है, उसके हिसाब से मेंटेनेंस लगाया जाएगा। इस इनकम एफिडेविट में एक पॉइंट और रखा सुप्रीम कोर्ट ने, और वो पॉइंट ये है कि अगर कोई भी इस इनकम एफिडेविट को झूठा देता है, मतलब इस इनकम एफिडेविट में कुछ भी चीज झूठ लिखता है, झूठी इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, उसके ऊपर परजरी का मामला बनेगा और उसके ऊपर लीगल एक्शन होंगे। दोस्तों, इस इनकम एफिडेविट के एंड में ही वो पैराग्राफ होता है जिसमें ये चीज लिख रखी होती है कि अगर मैं इस इनकम एफिडेविट में कुछ भी झूठ बोलता हूं तो मेरे ऊपर इन इन सेक्शंस के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए। हस्बैंड को भी साइन करने पड़ते हैं, वाइफ को भी साइन करने पड़ते हैं। ज्यादातर मामलों में हस्बैंड के लाइबिलिटी एफिडेविट्स बिल्कुल सच्चे होते हैं, वाइफ के ही झूठे होते हैं, पर कहानी वही है। इन सब चीजों को कोर्ट में प्रूफ करना होता है और इन सब की चीजें अलग अलग तरीके से चलती है। जो जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दे रहा हूं, ये एक कॉमन जानकारी है जो कि एक प्रक्रिया होती है, रेगुलर कोर्ट में चलने वाली प्रक्रिया। तो दोस्तों, उस हिसाब से मेंटेनेंस लगाया जाता है जो इनकम एफिडेविट में डिटेल दी जाती है। अब अगला पॉइंट यहां पर यह आता है कि इस कानून में सजा का प्रावधान कैसे है। तो मैं अब आप लोगों को दोनों चीजें बता देता हूं। जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो लोग सरकारी नौकरी में है, किस किस को किस किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है मेंटेनेंस ना देने पर। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों का मेंटेनेंस जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है, काफी एरियर बढ़ चुका है, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हो तो ये हर महीने जुड़ता चला जाता है।
मान लो आपका मेंटेनेंस लगा 5,000 रुपये महीना। जिस महीने लगा आपने पैसे नहीं दिए तो अगले महीने वो 10,000 हो जाएगा। आपने अगले महीने भी पैसे नहीं दिए तो उसके अगले महीने 15,000, फिर भी आपने पैसे नहीं दिए तो 20,000, फिर भी पैसे नहीं दिए तो 25,000। इस तरह वो बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप बिल्कुल भी पैसे ना दो तो कोर्ट आपको एकदम से उठा के जेल में नहीं डालती, तब तक जब तक आपकी वाइफ एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन ना लगाए। और एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन का भी एक प्रोसेस होता है। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, मान लो आपका काफी ज्यादा एरियर इकट्ठा हो गया है, आप मेंटेनेंस अपनी वाइफ को नहीं दे रहे हो, तो एकदम से आपको कोई सजा नहीं होगी। आपकी वाइफ कोर्ट में एक एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाएगी। एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन में वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी कि ये मेंटेनेंस लगा था, ये इतना हो चुका है, मेरा हस्बैंड मुझे ये पैसे नहीं दे रहा है, ये पैसे मुझे इससे लेकर दिलवाए जाए, और अगर ये नहीं देता है तो इसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाए। कोर्ट आपको नोटिस इशू करेगी, कोर्ट में बुलाएगी और पैसे देने का मौका देगी। अब वो पैसे आप इकट्ठे भी दे सकते हो और किश्तों में भी दे सकते हो, दोनों ही ऑप्शन है। आप 10-10, 20-20, 15-15 हजार की या 25-25 हजार की किश्तों में भी पैसे दे सकते हो, जो भी मेंटेनेंस या एरियर आपका इकट्ठा हो रखा होगा, और आप इकट्ठे भी दे सकते हो। अगर आप किश्तों में भी दे रहे हो तो कोर्ट इस चीज को मना नहीं करती है। कोर्ट को बस मतलब ये होता है कि आप अपनी वाइफ को पैसे दो। देखो अगर आपका एरियर लाखों में पहुंच चुका है तो आप कोर्ट में ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर लाखों में एरियर पहुंच चुका है, इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो प्लीज आप मुझे किश्तों में देने का मौका दीजिए। कोर्ट कभी भी मना नहीं करती है। आप किस्तों में अपने पैसे दे रहे हो वाइफ को, कोई इशू नहीं, लेकिन आप बिल्कुल ही पैसे देने के लिए मना कर दो तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आएगी। कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले तो रिकवरी वारंट निकालेगा। रिकवरी वारंट में वो देखेगा कि भाई आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपके नाम पे कोई चीज होगी तो उसकी कुड़की करके वो पैसा आपके वाइफ को दिलवाया जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है, तो कोर्ट फिर आपको सीधा सा ऑप्शन देगा एक बार कि देखो जी, या तो पैसे दे दो या जेल जाओ। अब जेल इसमें कितने टाइम की होगी अगर आप पैसे नहीं देते? 1 महीने की जेल होती है। ठीक है, 1 महीने की आपको जेल होगी। 1 महीने के बाद आपको कोर्ट में जेल से सीधा लाके पेश किया जाएगा। जब आपको 1 महीने के बाद कोर्ट में लाके पेश किया जाएगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जी, अब बताओ पैसे देने हैं या नहीं देने। मैं दोस्तों आप लोगों को फिर क्लियर कर दूं, पैसा आप किश्तों में भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोर्ट के आगे रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोर्ट मान जाएगी। बस इस तरीके की हरकतें मत करना कि जज साहब मैं 5,000 की किस्त दे दूं या मैं 6,000 की किस्त दे दूं। नहीं दोस्तों, कम से कम आपको 15,000 या 10,000 प्लस होके ही चलना पड़ेगा। और अगर आपका एरियर लाखों रुपए पहुंच चुका है तो 20,000 से नीचे मत आना, नहीं तो जज बिल्कुल भी नहीं सुनने का। तो आपका एरियर कितना ज्यादा है, किस्तें उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो 1 महीने के बाद जब आपको जेल से निकाल के कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कोर्ट आपसे पूछेगी कि बताओ पैसे देने हैं या नहीं देने। अगर आप कह दोगे कि ठीक है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, मेरे परिवार को बुला लिया जाए ताकि मैं उनसे कुछ पैसे लेके दे सकूं, कोर्ट मौका देगी, आपके परिवार को बुलाएगी, आप अपने परिवार को कह सकते हो कि कुछ पैसे इन्हें दे दो ताकि मैं जेल से बाहर आ जाऊं। वहीं पे आप जेल से बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर आप जज साहब को ये कह देते हो कि नहीं जी मैं तो पैसे नहीं दूंगा, तो वहीं से कोर्ट से ही आपको वापस जेल भेज दिया जाएगा। मतलब 1 महीने के बाद आप बाहर आए थे, लेकिन क्योंकि आप पैसा देने से मुकर गए हो तो वहीं के वहीं आप फिर जेल के अंदर। फिर 1 महीने के बाद फिर आपको बाहर निकाला जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, जज साहब फिर पूछेंगे पैसे देने हैं या नहीं। आप कहोगे हाँ देने हैं तो आप बाहर, आप मना कर दोगे तो फिर वहीं कोर्ट से वापस जेल, और यही प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। इसमें एक ऑप्शन और है आपके पास, आप क्या कर सकते हो, मान लो आप जेल के अंदर हो और आपके परिवार वाले बाहर कुछ पैसे कोर्ट में जमा करवा देते हैं, तो आपको जेल में 1 महीने से पहले पहले ही राहत मिल जाएगी। मतलब आप पहले ही छूट सकते हो,
अगर आपका परिवार का सदस्य पहले ही आपके जेल में मौजूद होने के दौरान बाहर के बाहर ही पैसे जमा करवा दे, तब भी आप जेल से छूट सकते हो। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि प्राइवेट वाले और बिजनेस वाले अगर पैसा देने से बिल्कुल मना कर देते हैं, तो पहला ऑप्शन कि देखा जाएगा आपके नाम पे क्या प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की कर ली जाएगी, अगर कुछ नहीं होगा तो फिर जेल। अब मैं बात करता हूं सरकारी नौकरी वालों की। सरकारी नौकरी वालों को क्या इशू आ सकता है? देखो, सरकारी नौकरी वालों को ना जेल का इशू बहुत कम ही होता है, क्योंकि कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है उनसे पैसा निकलवाने का, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी होती है। तो सरकारी नौकरी वालों को जेल वेल का ना चक्कर कुछ कम ही होता है, कुर्की का चक्कर भी उनके मामले में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता है। कोर्ट सीधा सीधा एक काम कर देती है, अगर मान लो कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पे है, उसकी वाइफ ने मेंटेनेंस का केस डाला, मेंटेनेंस लग गया, वो नहीं दे रहा है, तो कोर्ट एक ही चीज पे ज्यादातर फोकस करती है कि वो व्यक्ति जिस भी डिपार्टमेंट में नौकरी करता है उस डिपार्टमेंट को एक नोटिस और ऑर्डर जारी कर देती है कि इस बंदे की तनख्वाह में से इतना पैसा अटैच कर दो इसकी वाइफ के अकाउंट में। तो होता क्या है, सैलरी में से उतना अमाउंट अटैच कर दिया जाता है जो मेंटेनेंस के तौर पर कोर्ट ने तय किया होता है। उसके बाद कुछ नहीं होता, जैसे ही उस व्यक्ति की सैलरी आती है उसमें से उतना पैसा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होके वाइफ के अकाउंट में चला जाता है। तो सरकारी नौकरी वालों को जेल या फिर कुर्की कार्की का चक्कर कम ही होता है, क्योंकि उनकी सैलरी ही अटैच कर दी जाती है अगर वो कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते। कुल मिला के कहानी ये है कि ये जेल वेल वाला प्रावधान तभी है अगर आप कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते। अगर आप कोर्ट के आदेशों को फॉलो कर रहे हो, चाहे किस्तों में ही पैसे देके कर रहे हो, तो ऐसा जेल वेल का प्रावधान नहीं होता। अब पॉइंट ये आता है कि पत्नी को पैसे देने से कैसे बचे। देखो दोस्तों, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर किसी ना किसी हाई कोर्ट द्वारा निकलती रहती है। अगर वो गाइडलाइंस आपके केस में काम कर सकती है, मतलब उस गाइडलाइंस की सिचुएशन और फैक्ट्स आपके केस के साथ मैच कर रहे हैं, तो उनका यूज आप कर सकते हो। या फिर अगर मान लो आपकी वाइफ किसी काउंटर केस में फंस जाए, मान लो आपकी तरफ से आपकी वाइफ के ऊपर कोई काउंटर केस बन रहा हो और आप उसे फंसाने में कामयाब हो जाओ उस काउंटर केस, तो भी आप इस केस में से बच सकते हो। मेंटेनेंस वाले अपनी वाइफ के ऊपर प्रेशर बना के कि तू ये केस खत्म कर, नहीं तो मैं इस केस में तुझे जेल करवाऊंगा। बाकी दोस्तों, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग फैक्ट्स के ऊपर अलग अलग तरीके की चीजें चलती है। इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी, ये एक कॉमन प्रोसेस था जो अदालतों में चलता है। अगर आप अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग फैक्ट्स या फिर अलग अलग गाइडलाइंस की जजमेंट्स के ऊपर डिटेल्स चाहते हो, तो मैंने हमारे इसी चैनल पर काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। हमारे इसी चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो, और पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके कोई जानकारी लेना चाहते हो, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया था, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारे मेंबरशिप चार्जेस पे करके हमसे बात कर सकते हो। हमारी मेंबरशिप कोई ज्यादा महंगी मेंबरशिप नहीं है, बहुत ही सस्ती और जेन्युइन प्राइसेस की हमारी मेंबरशिप है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों के ऊपर भी मेंटेनेंस का केस दर्ज हुआ है और उस केस में आप परेशान हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मेंटेनेंस बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।